हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पीबीआर स्टडी में। बच्चों, आज की इस क्लास में बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेके आए हैं। वैसे तो स्पेशल रूप से ये आरआरबी एनटीपीसी के लिए है, लेकिन अगर आप यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये स्पेशली रूप से है, क्योंकि ये सामान्य विज्ञान जो है एक प्रकार से हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। आप इसका उपयोग सामान्य ज्ञान के रूप में भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वायुमंडल। वायुमंडल के बारे में आपने सुना होगा। वायुमंडल किसे कहते हैं, इसको आपको आना चाहिए, पहला सवाल है। और 45 क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे। इस तरह से वीडियो को अंत तक देखना। आपसे विनम्र निवेदन होगा, आपको बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। धरती के चारों ओर मौजूद गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल कई तरह के गैसों से मिलकर बना होता है, यानी कई तरह के गैसों का मिश्रण होता है। गैसों के अलावा वायुमंडल में जलवाष्प तथा धूल कण भी मौजूद होते हैं। आपने देखा होगा जहाँ पर ज़्यादा शोरगुल होता है या कंपनियाँ, फैक्ट्रियाँ होती हैं, वहाँ पर कितना ही धूल उड़ती रहती है ना। तो ये सब क्या है, ये वायुमंडल मिल करके बनाती है। वायुमंडल को गंदा बना देती है। जहाँ पे ज़्यादा वाहन चलते हैं, ज़्यादा फैक्ट्रियाँ चलती हैं, वहाँ पर वायुमंडल बहुत गंदा हो जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, धूल, धुआं और ये खतरनाक गैसें बढ़ जाती हैं। वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है? वायुमंडल में अगर माना जाए वैज्ञानिक दृष्टि से एक प्रकार से तो 78.07% नाइट्रोजन है। आर्गन की अगर बात करें तो वायुमंडल में 0.93% आर्गन है। देखिए, कुछ जो है ये डेटा जो है स्टैंडर्ड होता है। ये कहीं कहीं अलग अलग स्थान पर और अलग अलग ये हो सकता है, वहाँ पर कितना पॉल्यूशन है, कैसे क्या है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जो हम लोग देखते हैं सामान्य तरह से, वो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की मात्रा कितना है, तो भैया 0.03% है। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? तो वायुमंडल की जो सबसे महत्वपूर्ण गैस है क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख रहे हो, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हो किस तरह से निकलती है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसके अलावा जो जीव जंतु हैं, मानव हैं, जानवर हैं, वो सभी कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब एक प्रकार से उत्पादन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। अगला देखो, सातवां। अगला आपका सातवां प्रश्न है बच्चा, बड़ा महत्वपूर्ण है कि ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में कितने किलोमीटर तक फैली है? तो ऑक्सीजन जो गैस है वो वायुमंडल में 64 किलोमीटर तक फैली है। 64 किलोमीटर ऊपर। जैसे आप अपने छत पे अगर चढ़ गए हो बच्चा, तो छत पे चढ़ गए हो तो मान लो अगर आपका 5 फ्लोर का छत है तो आप 50 फीट ऊपर चढ़ गए हो ना। इस तरह से अगर आप 64 किलोमीटर ऊपर चले जाओ तो वहाँ तक ऑक्सीजन मिलती है। 64 किलोमीटर के ऊपर नहीं मिलती है। लेकिन इसमें एक बड़ी समझने वाली बात है कि 16 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। ये मत समझो कि जैसे आप अपने छत पे बैठ के मज़े ले रहे हो, सांस ले रहे हो, वैसे अगर 64 किलोमीटर तक ऊपर जाओगे तो उतना ही ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, मुश्किल होने लगेगी अगर आप 16 किलोमीटर के ऊपर गए तो। अगला है, किस गैस को जीवनदायिनी मानते हैं? तो भैया ऑक्सीजन ही गैस होती है, जो O2, इसी को जीवनदायिनी माना जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? ये 21% जो है वैज्ञानिक दृष्टि से माना जाता है। लेकिन अगर अभी वर्तमान सिचुएशन की बात करें तो देखिए, एक वेबसाइट है इंडिया वाटर पोर्टल.org के मुताबिक वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है, इनके मुताबिक जो ऑक्सीजन की मात्रा भैया वो है 20.95 ये प्रतिशत है। लेकिन यहाँ पे 99 है ना। तो ये जो है हर जगह सिचुएशन के आधार पे अलग अलग होती है। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में 95 है तो आप इसी को लगाओगे। कौन सी गैस के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते हैं? ऑक्सीजन। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप जलती हुई मोमबत्ती को गिलास से ढक देते हो तो बुझ जाती है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के वो नहीं जल सकती है। वायुमंडल में नियान की मात्रा कितनी है? तो बच्चा वायुमंडल में नियान 0.0018% है। वहीं अगर हीलियम की बात करें तो वायुमंडल में हीलियम 0.0005% है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन। अगला सवाल है कि हीलियम गैस की मात्रा कितनी है? तो हीलियम आपने देख लिया। वहीं बात करें अगर ओजोन गैस, तो वायुमंडल में ओजोन की मात्रा देखो, आप यहाँ पर देख सकते हो कितना बार जीरो लगा भाई साहब, 5 बार जीरो लगा है। मतलब एक जो है 1,00,000वां भाग एक प्रकार से समझ सकते हो। 0 फिर 5 बार जीरो और 1% है वायुमंडल में ओजोन गैस। ओजोन की मात्रा आपने सुना होगा ओजोन परत के बारे में ना, कमेंट करके बताना। वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो ओजोन है। ओजोन सबसे कम होती है वायुमंडल में। सूर्य के पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली गैस का क्या नाम है? ओजोन है। भैया ओजोन गैस धीरे धीरे कम हो रही है। ये सूर्य की खतरनाक किरणों को अवशोषित करती है। आपको पता होना चाहिए कि अगर सूर्य की खतरनाक किरणें, जो किरणें निकलती हैं, अगर डायरेक्ट आपके शरीर पे आ जाएँ तो आपकी शरीर कट जाएगी, त्वचा छिल जाएगी। ऐसे डायरेक्ट आप सूर्य की किरण को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं।
पृथ्वी की सतह से 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच कौन सी गैस पाई जाती है? तो वो है ओजोन गैस। पृथ्वी की सतह को एक प्रकार से ढकती है, पृथ्वी का कवर कहलाती है। किन गैसों की वजह से ओजोन की परत को क्षति पहुंच रही है? तो वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि कंपनियों फैक्ट्रियों में जहाँ पे केमिकल वगैरह का काम होता है बहुत तेज़ी के साथ निकलती है और ये पर्यावरण का नाश कर रही है। अगला बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, कह रहा कि ऋतु तथा मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो भैया ऋतु तथा मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। क्षोभ मंडल को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना बच्चा, क्षोभ मंडल को जो है वो संवहन मंडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संवहन मंडल भी कहा जाता है। वायुमंडल की किस परत में हवाएं चलती हैं? तो वायुमंडल के क्षोभ मंडल में जो है वो हवाएं चलती हैं। याद रखना, वायुमंडल का 97% भाग कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? वायुमंडल का 97% भाग जो है वो कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो मात्र 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का 97% भाग पाया जाता है। वायुमंडल में क्षोभ मंडल की सीमा खत्म होने के बाद किस परत का सीमा शुरू होती है? तो वो है समताप मंडल। कौन सा है? समताप मंडल। जिन छात्रों को इन टॉपिक का विस्तृत अध्ययन चाहिए वो कमेंट करके बताएंगे। हम इनको एक एक टॉपिक के बारे में, समताप मंडल, क्षोभ मंडल के बारे में विस्तार से बताएंगे। आप कमेंट जरूर करना। और बच्चा अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो भाई तो जल्दी से लाइक कर दो, देर मत करो। हाँ, समताप मंडल का परत कितने किलोमीटर तक होती है? तो समताप मंडल की जो परत है वो धरती से ऊपर 18 किलोमीटर जाने के बाद शुरू होती है, 32 किलोमीटर पर ख़त्म होती है। समताप मंडल के कितने किलोमीटर भाग में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो समताप मंडल के 20 किलोमीटर तक के भाग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो वायुयान उड़ाने की जो आदर्श दशा है यानी अनुकूल जो स्थिति होती है वो होती है समताप मंडल में। ध्रुवों पर वायुमंडल की किस परत की मोटाई सबसे अधिक होती है? तो भैया ध्रुवों पर जो सबसे अधिक मोटा मंडल है वो समताप मंडल है। मदर ऑफ पर्ल क्लाउड यानी भूलाभ मेघ किसे कहते हैं? भूलाभ मेघ किसे कहते हैं? तो आप इसका उत्तर जान लो। समताप मंडल में कभी कभी विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है जिन्हें भूलाभ मेघ या फिर मदर ऑफ पर्ल क्लाउड भी कहा जाता है। अगला देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। कह रहा है कि वायुमंडल में 640 किलोमीटर से ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? वायुमंडल में 640 किलोमीटर मतलब बहुत दूर निकल गया भैया, उसे वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं, मतलब आप धरती से पाताल में पहुंच गए हो। वायुमंडल में किस प्रकार की प्रधानता होती है, मतलब कौन सी गैस ज़्यादा होती है? तो वहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है। कौन सी होती है? हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है। अक्रिय गैसें होती हैं भैया वहाँ पर। हीलियम मतलब आप जानते हो अक्रिय गैस होती है। एक प्रकार से जान लो, जैसे गुब्बारा वगैरह जो आसमान में उड़ता है ना, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है बताओ? अक्रिय गैस भरी जाती है। कहने का मतलब अगर आप 640 किलोमीटर के ऊपर चले गए ना तो आप ऊपर को उड़ जाओगे, नीचे को नहीं आओगे फिर। सूर्यताप क्या है? सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्यताप कहते हैं। ये ऊर्जा लघु तरंग दैर्घ्य 60 वेवलेंथ के रूप में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है। वायुमंडल की बाहरी सीमा पर सूर्य से प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर कितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है? तो एक बार फिर से पढ़ लो। वायुमंडल की बाहरी सीमा पर सूर्य से प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर कितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है? देखो, ऊर्जा और ऊष्मा में अंतर होता है कुछ ना, कमेंट करके बताना अगर आपको लगता है होता है तो। प्रति वर्ग सेंटीमीटर जो है 1.94 कैलोरी की ऊष्मा उत्पन्न होती है। एल्बिडो किसे कहते हैं? तो बच्चा एल्बिडो के बारे में आप सभी जानते हो, किसी भी सतह को प्राप्त होने वाली सूर्यताप की मात्रा और उसी सतह से परिवर्तित की जाने वाली सूर्यताप की मात्रा के बीच जो अनुपात होता है उसे एल्बिडो कहते हैं। एक बार फिर से देख लो, एल्बिडो किसे कहते हैं? किसी भी सतह को प्राप्त होने वाली सूर्यताप की मात्रा और उसी सतह से परिवर्तित की जाने वाली सूर्यताप की मात्रा के बीच जो अनुपात होता है उसे एल्बिडो कहते हैं। अगला है व्हाट इज टेम्परेचर? तापमान किसे कहते हैं? बच्चा तापमान किसे कहते हैं आप जानते हो, सुना होगा आपने कि आज बड़ी गर्मी है। आज टेम्परेचर जो है भैया 48 सेल्सियस पहुंच चुका है, 48 सेल्सियस पहुंच चुका है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो किसे कहते हैं पता है? भूतल से करीब 1 किलोमीटर ऊपर स्थित वायु की गर्मी को उस स्थान का तापमान कहते हैं। मतलब ज़मीन से, जहाँ पे ज़मीन होती है वहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर जितनी गर्मी होती है उसी को तापमान कहते हैं उस स्थान का। ये नहीं कि 5 किलोमीटर ऊपर जाके नापो आसमान में तो कहो कि आज तो गर्मी ज़्यादा है या कम है। आगे देखो, कह रहा कि दैनिक तापांतर क्या है? किसी स्थान पर किसी एक दिन के अधिकतम या न्यूनतम तापमान के अंतर को वहाँ का दैनिक तापांतर कहते हैं। ताप में आई इस अंतर को ताप परिसर भी कहा जाता है।
तो याद रखना ताप परिसर किसे कहते हैं, जो अंतर होता है तापमान में उसी को ताप परिसर भी कहते हैं। वार्षिक तापांतर क्या है, जैसे दिन और रात के तापमान में अंतर होता है उसी प्रकार ग्रीष्म तथा शीत ऋतु के तापमान में भी अंतर होता है। किसी स्थान के सबसे ठंडे महीने और सबसे गर्म महीने के मध्यमान तापमान को वार्षिक तापांतर कहते हैं। जैसे मान लो ठंडी में कहीं का टेम्परेचर 2 डिग्री पहुंच गया और गर्मी में 48 डिग्री पहुंच गया तो इनका तापांतर 46 डिग्री होगा। याद रखना बच्चा। तो ये मिला के आपके 45 क्वेश्चन हो गए 10 मिनट के अंदर। आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें। इस तरह से आपको महत्वपूर्ण वीडियो हम देते रहेंगे, लेकिन आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, जितने ज़्यादा व्यू आएंगे हमें मोटिवेशन मिलेगा अंदर से। वैसे हम आपको आरआरबी के लिए महत्वपूर्ण सवाल देंगे बच्चा। ये यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सबके लिए महत्वपूर्ण है। याद रखना जनरल नॉलेज की दृष्टि से ये एसएससी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। जय हिंद।